नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे अजमेर का, जहां से बड़ी खबर सामने निकल कर आ पा रही है। बताया जा रहा है कि रीको इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लगी हुई है। केपी इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो पहुंच चुकी हैं आग पर काबू पाने के लिए, और आग बुझाने का काम भी लगातार जारी है। जानकारी ये मिल पा रही है कि रुई की गांठों में आग लगी हुई है, जिसकी वजह से रुई में क्योंकि आग लगी, इस वजह से उसे बुझाने में दिक्कत आ रही है। इलाके में हड़कंप मच चुका है क्योंकि मौसम जो है वो भी बदल चुका है राजस्थान का, जिसकी वजह से तेज हवाएं चल रही हैं जो आग को भड़काने का काम कर रही हैं। बताते चले मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश जो है वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों का हुजूम भी उमड़ पड़ा है। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर विजयनगर में एक फैक्ट्री में आग लग गई। प्रथम दृष्टया जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है क्योंकि ये जो रुई के गट्ठर हैं उनमें आग लगी हुई है, और सूखी रुई होने की वजह से आग जो है लगातार भड़कती जा रही है। और बड़ी बात यह है कि प्रदेश का मौसम भी बदला है, जिसकी वजह से तेज़ हवाएँ चल रही हैं, और उसकी वजह से भी आग पर कंट्रोल करने में मुश्किल आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ अजमेर से संवाददाता टेलीफोन लाइन पर अशोक भाटी जुड़ चुके हैं। अशोक, कितने एरिया में आग फैल चुकी है? दमकल की कितनी गाड़ियां मौजूद? जी बिल्कुल, आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां जो हैं वो केपी फैक्ट्री पहुंच चुकी हैं, जहां पर कॉटन रखी हुई थी, और कॉटन होने के कारण लगातार जो है आग ने विकराल रूप लिया। तकरीबन फैक्ट्री में जो मौजूद हैं वो पूरी कॉटन जो है जल चुकी है। फिलहाल आग पर काबू पाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। संभवतः पूरी कॉटन जो है जल चुकी है। ऐसे में आग पूर्णतः बुझा दी जाए, इसे लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लाखों का नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। फिलहाल अग्निशमन की गाड़ियां जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं, और स्थानीय जो प्रशासन है वो मुस्तैद है जिससे कि आसपास में नुकसान ना हो। फिलहाल आग पर बताया जा रहा है कि कुछ देर में ही काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि तमाम जो कॉटन अंदर रखी थी वो लगभग पूरी जल चुकी है, और इससे काफी नुकसान हुआ है। उस नुकसान का आकलन जो है वो भी कुछ देर बाद जब व्यापारी आएंगे, व्यापारी से पूछताछ होगी तो उसमें किया जाएगा। जी अशोक, प्रदेश का मौसम भी बदला है, तेज हवाएं चल रही हैं। बताइएगा कितनी दिक्कत आ रही है आग को बुझाने में। इसके साथ ये भी बताइएगा अशोक कि आग लगने के कारण क्या थे? जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि आतिशबाजी जो है आज कोई सावे थे, उसके चलते जो आतिशबाजी हुई थी, आतिशबाजी के कारण जो सूखी कॉटन थी उसमें ये आग लगी है, और उस आग के कारण जो है पूर्णतः जो है अंदर जो रुई रखी थी वो जल चुकी थी। और इस समय तेज हवाएं भी जो है आज इसके लिए जो घी बनने का काम है वो किया था। तेज हवाओं के कारण आग ने विकराल रूप लिया, और इसके कारण जो है पूरा जो फैक्ट्री में कॉटन रखा था लगभग पूरा ही जल चुका है, और उस पर जो है पूर्णतः काबू पाने का जो है प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। जी शुक्रिया अशोक, नजर बनाए रखना। टोंक से बड़ी खबर है। बनास नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा जो है वो भरभराकर टूटकर गिर चुका है। बताया जा रहा है कि गहलोत घाट पर यह हादसा हुआ है। यहीं पर पुल जो है वो बन रहा था। पुल का हिस्सा गिरने से निर्माण की गुणवत्ता पर अब सवाल जो है वो उठने लगे हैं। निजी कंपनी बताया जा रहा है कि गहलोत घाट पर पुल का निर्माण कर रही थी। मौके पर ठेका फर्म के कर्मचारी पहुंच चुके हैं। बनास नदी पर प्रदेश का सबसे लंबा पुल जो है वो बनाया जा रहा था। तकरीबन 135 करोड़ रुपए की लागत के साथ 2.5 किलोमीटर का ये जो पुल है उसका निर्माण जो है यहाँ पर किया जा रहा था, लेकिन जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि निर्माणाधीन पुल गिरने की वजह से अब जो है गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों में भी आक्रोश है। हालांकि जांच के बाद चीजें क्लियर हो पाएंगी। भीलवाड़ा से खबर है। आरोपी प्रताड़ना केस में एक्शन हुआ है। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान आरोपी प्रताड़ित करने के मामले पर एक्शन लिया गया है। प्रतापनगर थाना अधिकारी सुगन सिंह और इसके साथ साथ 2 अन्य पुलिसकर्मी भी निलंबित किए गए हैं। एसपी राजन दुष्यंत ने पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंप दी गई है। मारपीट का वीडियो बताते चले बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था, और जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ इस पर तुरंत कार्रवाई की गई है और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया।
झुंझुनू में पेट्रोल पंप पर चोरी का एक सीसीटीवी सामने आया जिसमें चोर रोडवेज बस के साथ चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बस की आवाज से किसी की नींद ना खुले उसके लिए बस को पेट्रोल पंप के बाहर ही खड़ा कर दिया और फिर पैदल ही अंदर तक आते दिखे। इसके बाद गले में रखे 40,000 रुपयों पर हाथ साफ किया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि चोर कैसे गले से चोरी करता नजर आ रहा है। कोई उसको ना देख पाए इसके लिए वो बार बार बाहर की तरफ देख रहा है। रात के तकरीबन 2:30 बजे के आसपास इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। उधर ब्यावर में अजमेर रोड पर इंडसिंड बैंक में और नामदेव क्रेडिट फाइनेंस कंपनी में चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर मौके से फरार हो गए। चोरी की वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बैंक के सीए की शिकायत पर मौके पर पहुंची और मौका मुआयना करते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बताते चलें कि बैंक के सीएल के मुताबिक चोरों ने बैंक से एक एलईडी, एक एसी, 3 HST मशीनें, पीडीसी चेक चुरा लिए हैं और इस दौरान चोरों ने बैंक की तिजोरी चुराने की कोशिश की लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए। नामदेव क्रेडिट फाइनेंस कंपनी से भी एसी, 2 लैपटॉप सहित अन्य सामान चुराया गया। इंडसिंड बैंक ब्यावर रिको एरिया नियर गिरराज धर्मकांटे के पास शाम को अपने ड्यूटी ऑफ करके घर चले गए। मॉर्निंग में जब वापस ड्यूटी पर आए तो देखा कि बैंक के सारे ताले टूटे हुए हैं। नियमानुसार पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने जांच की, देखा कि अंदर इंडसिंड बैंक के अंदर एक LCD, एक एसी, 3 HST मशीनें और पीडीसी चेक गायब थे और पूरा सामान अस्त व्यस्त था तथा तिजोरी, लॉकर और अन्य चीज़ों को भी तोड़फोड़ की गई। टोंक के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाएं सामने आई। भीषण गर्मी और हीट वेव में बताया जा रहा है अस्पताल में जयपुर से निदेशालय की टीम अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची और पीएमओ कार्यालय में बैठकर चिकित्सा अधिकारियों से अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। अस्पताल में सूखे वाटर कूलर देखकर संयुक्त निदेशक ने पीएमओ BL मीणा को फटकार लगाई और पीने के पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वहीं निदेशक ने अस्पताल में एसी लगाने के निर्देश दिए और इसके अलावा पिछले साल भर से हुई चोरी की वारदात और अस्पताल प्रशासन की ओर से कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी। हालत यहाँ की खराब है, मतलब गर्मी के मौसम में जहाँ जो हीट वेव चल रही है और पानी तक आप निकाल सकते क्यों सर? अब आप ये तो कैसे नहीं, आप जाके टंकियाँ चेक करो क्या पोजीशन है क्या नहीं है, ठीक है नहीं? कोई बात मुझे फोन कर देना, मैं कार्रवाई कर दूंगा। पानी जैसी मूलभूत सुविधा यहाँ पर मौजूद नहीं है तो दवाओं का हो जाएगा। मैंने बोल दिया, मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया, फिर भी नहीं करता मैं कार्रवाई कराऊंगा ना। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में स्थित उपभोक्ता भंडार की दुकान में बिजली का कनेक्शन नहीं होने से फ्रिज बंद पड़े हैं और ऐसे में 25 डिग्री के तापमान में रखी जाने वाली शुगर, हार्ट समेत अन्य बीमारियों की दवाइयां या तो खराब हो रही हैं या फिर कम उपयोगी हो रही। हाल में वन मंत्री संजय शर्मा की मां के लिए शुगर और हार्ट की दवाई भी यहां से गई थी। फार्मासिस्ट को पता लगते ही दवाओं को वापस मंगाया गया और दूसरी दवा उनके घर भेजी गई। 1 महीने में तकरीबन 300 से ज्यादा मरीजों को यहां से दवाएं दी गई। पीएमओ सुनील चौहान का कहना है कि यह दुकानदारों की जिम्मेदारी है। कैसे क्या करें सर, काफ़ी फ्रिजों में इंजेक्शन पड़े हुए हैं, वो इंजेक्शन सारे बिना टेम्परेचर के खराब हो जाते हैं। काफ़ी इंजेक्शन ये पड़े हुए हैं यहाँ। 1,000-1,500 के इंजेक्शन होंगे। हर दुकान के अलग अलग है, जितनी दुकानें सबके फ्रिज बंद पड़े, लाइट नहीं है, इंसुलिन के इंजेक्शन है जो खराब हुए थे। इंजेक्शन के अलावा भी कोई दवाई खराब हो रही है? इंजेक्शन टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, दवाई तो खराब। कोटा में भीषण गर्मी से संभाग में बताया जा रहा है सबसे बड़े MBS अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में मरीजों और उनके परिजनों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा। हालांकि अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में 12 वाटर कूलर लगे हुए हैं और लेकिन ज्यादातर वाटर कूलर खराब पड़े हैं। भामाशाहों की ओर से भेंट किए गए वाटर कूलर को अस्पताल प्रशासन रिपेयर तक नहीं करवा पा रहा। इसके कारण मरीजों और तीमारदारों को ठंडे पानी के लिए भटकना पड़ रहा। घर से ठंडे पानी की बोतल लानी पड़ रही है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही मरीजों और उनके परिजनों पर भारी पड़ रही।
पानी वानी तो उसमें पीने लायक तो है नहीं, ना कोई वाटर कूलर है। तो पानी के लिए तो बाहर ही जाना पड़ता है। वो वाटर बाहर के भी वाटर कूलर 2-1 चालू है। रास्ता कर दो। कितने दिन हो गए? होगी मेरे को 7-5-6 दिन तो हो गए इसे। बहुत समस्या आ रही है। कोटा का सबसे बड़ा अस्पताल है यहाँ। क्या होना चाहिए? पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी और क्या यही है, और क्या लोगों को परेशानी हो रही है, बाहर जा रहे हैं पानी भर के ला रहे हैं। वाटर कूलर लग रहा है यहाँ पे? लग रहा है, चल ही नहीं रहा है। ये कह रहे हैं कभी और चेंज करा रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है और गर्मी के दौर के बीच में अचानक ही मौसम का मिजाज बदल चुका है। तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर ओले गिरे तो कहीं धूल भरी आंधी चली। हवाओं के चलते वाहन चालकों को परेशानी हुई है तो बारिश के बाद तापमान में अचानक गिरावट आई। बारिश होने के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। बताया जा रहा है कि कई जगहों की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो काफी अच्छी थी बारिश की, और वो 5 तस्वीरें खास आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं उदयपुर, अलवर, झुंझुनू, कोटपुतली और जयपुर से, जहां पर झमाझम बारिश से लोगों के चेहरे खिल गए। पहले बिजनेस में रुतबा, अब वोट की ताकत। प्रदेश से बाहर जाकर प्रवासी राजस्थानियों ने अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया है। लोकसभा चुनाव में भी प्रवासी राजस्थानियों का वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों में होड़ मची है। बीजेपी इन सब में एक बार फिर से बाजी मारती दिखाई दे रही है और उसके नेता अपनों को लुभाने के लिए प्रदेश को छोड़ पूरब से लेकर दक्षिण भारत तक डेरा डाले हुए हैं। जहां न पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। देश के कई हिस्सों में मारवाड़ियों ने अपनी प्रतिभा के दम पर न केवल बिजनेस में अपना बड़ा नाम कमाया, बल्कि कई राज्यों की अर्थव्यवस्था की मारवाड़ी रीढ़ बन गए और उनका वोट बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आया है। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां मारवाड़ियों के वोट को लुभाने की कोशिश करती है, मगर बीजेपी इसमें हमेशा बाजी मार ले जाती है। उड़ीसा से लेकर असम तक, पश्चिम बंगाल से लेकर तेलंगाना तक, हर ओर इस बार बीजेपी की प्रवासी राजस्थानियों के वोट पर नजर है। राजस्थान के नेताओं की बड़ी फौज पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत देश के कई हिस्सों में डेरा डाले हुए है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से सटे इलाके में जय श्री राम के नारे लगवाते मंत्री अविनाश गहलोत हो या फिर हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवारों की रैली को संबोधित करते अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठौड़ और दामोदर अग्रवाल, हर तरफ राजस्थान की बोली और भाईचारे की गूंज है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी 17 में से अधिकांश सीटों पर जीती है। 10 साल का मोदी जी का शासन, पिछले 4 महीने में पहले तो केसीआर का वीआरएस के शासन में भ्रष्टाचार, लूट और जनता से किए वादों को पूरा नहीं करना, और अब पिछले 3 महीने में कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से अपने पूरे वादों को पूरा नहीं किया, चाहे किसानों की कर्ज माफी का होगा, पेंशन का विषय होगा, उन सबको पूरा नहीं किया। इस बार 17 में से अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, बहुत बड़े पैमाने पर। यहाँ करीब 11 सीटों के ऊपर राजस्थान के कार्यकर्ता भी यहाँ के तेलंगाना के कार्यकर्ताओं को सहयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत में। तेलंगाना के गांव कस्बों में बीआरएस और कांग्रेस चाहे कितना ही जोर लगाती दिखे, पर भाजपा का परचम उठाए मारवाड़ी हर जगह बीजेपी की ताकत बनकर के सामने आए हैं। राजेंद्र राठौड़ ने तेलंगाना के मलकाजिगिरी में मोर्चा संभाल रखा है, दामोदर अग्रवाल ने निजामाबाद को संभाल रखा है, तो अरुण चतुर्वेदी के पास हैदराबाद के आसपास की सीटों की जिम्मेदारी है। घनश्याम तिवारी ने ओवैसी के खिलाफ माधवी लता के चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी है, तो सीपी जोशी के पास ओडिशा की 9 लोकसभा सीटों का जम्मा है। मदन दिलावर पुरी में अपनी काबिलियत साबित करने में जुटे हैं, तो झाबर सिंह खर्रा कोलकाता में जमे हैं। जहाँ जहाँ मारवाड़ी वहाँ बीजेपी दिखाई पड़ती है। देखिए, तेलंगाना में 17 लोकसभाएं हैं और 17 में से मैं सोचता हूं कि कम से कम यदि गिने तो 12 लोकसभाएं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अधिक भी जीत सकती है। हमारा प्रयास सभी जगह पर है और जनता में तो उत्साह है। लगता है समीकरण क्या है क्या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन जो संभावनाएं दिख रही है वो जीतेगी। इसलिए इस चुनाव में भी जहां जहां राजस्थान के नेता प्रवास पर हैं, वहां प्रवासी राजस्थानियों ने उनका दिल खोल करके स्वागत और सत्कार किया है, साथ ही वोट देने और दिलाने का वादा भी। उड़ीसा की जनता परिवर्तन की ओर है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में इस बार प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त माहौल है।
पिछली बार 4 लोकसभा की सीट आई थी। अभी 17 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला है। बीआरएस जो पहले टीआरएस थी वो मैदान में से गायब है और भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 18 सांसद जीते थे। अब की बार बंगाल के आम मतदाता का मानस ये है कि कम से कम 25 से 35 सीटों के बीच भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाकर मारवाड़ी जहां भी गए सचमुच वहीं के होकर के रह गए हैं, पर अपनी माटी के प्रति उनका लगाव कहीं कम नहीं हुआ है और उनकी इसी खूबी ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। उनका वोट आज कई राज्यों में अहम हो गया है। चुनाव में उनका वोट बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और जयपुर के जोबनेर स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय में RKVVI 30 के तहत बागवानी फसलों में गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री और बीज उत्पादन विषय पर आयोजित 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आयोजित हुई विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी गई। साथ ही सीड की विभिन्न श्रेणियों के बारे में भी विस्तृत रूप से लोगों को बताया गया। कुलपति संरक्षित खेती के माध्यम से संकर बीज उत्पादन में विषय पर बात की डॉक्टर बलराज सिंह ने बताया है कि भारत में 0.23 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में संरक्षित खेती की जा रही है, जिसमें से 60% क्षेत्र जो है उसमें सब्जियां, 3% क्षेत्र में फल, 35% क्षेत्र में ऑर्नामेंटल क्रॉप्स का उत्पादन किया जा रहा है। डॉक्टर बलराज सिंह ने बताया कि संरक्षित खेती में बीज उत्पादन ओपन फील्ड की बजाय उन्होंने बताया कि किस तरीके से 0.23 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में संरक्षित खेती की जा रही। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।